ट्रंप ने रूस के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, ईरानी राष्ट्रपति की हत्या के लिए इजराइल का नसरल्ला प्लान, बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या से बवाल, गाजा में पानी भर रहे बच्चों पर इजरायली हमला, एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जेंग से की मुलाकात, लंदन में उड़ान भरते ही प्लेन में लगी भीषण आग। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि उनका प्रशासन यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजेगा, जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष में कीव की मदद करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी मिसाइलें भेजी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मिसाइलें जरूर दी जाएंगी। मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में व्हाइट हाउस लौटते समय ट्रंप ने कहा, हम इन हथियारों के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे, लेकिन यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें मिलेंगी जिनकी उसे बहुत ज़रूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूक्रेन को इन हथियारों का 100% भुगतान करना होगा। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने पहले यूक्रेन को हथियार और सहायता देने से इनकार किया था। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे युद्ध में सीज फायर की वकालत की थी, लेकिन यूक्रेन ने रूसी हवाई हमलों से बचाव के लिए एयर डिफेंस मिसाइलों की जरूरत बताई। इसके बाद ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियार देगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को पूरा खर्च उठाना होगा। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान और कार्यकाल के शुरुआती महीनों में यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना की थी। उन्होंने जेलेंस्की को मामूली हास्य कलाकार और तानाशाह कहकर उनका मजाक उड़ाया था। ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सैन्य और वित्तीय मदद पर भी नाराजगी जताई थी। हाल ही में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति भी गुस्सा दिखाया, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेनी शहरों पर भारी बमबारी की और सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ट्रंप का यह कदम यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक नया मोड़ दिख रहा है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब आगे बात करेंगे ईरान और इजराइल को लेकर। हाल ही में हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें वो मामूली रूप से घायल होकर बच गए। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यह हमला 16 जून 2025 को तेहरान के पश्चिमी इलाके में हुआ, जहां ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही थी। इस बैठक में राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, न्यायपालिका प्रमुख मोहसिन एजेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने यह हमला उसी अंदाज में किया जैसे उसने तेहरान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला की हत्या की थी। हमले में 6 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो इमारत के प्रवेश और निकास मार्गों को निशाना बनाकर दागी गई। इसका मकसद भागने के रास्ते बंद करना और हवा का प्रभाव बाधित करना था। ईरानी अधिकारी इमारत की निचली मंजिलों पर थे और विस्फोटों के बाद बिजली काट दी गई। हालांकि पहले से तैयार एक आपातकालीन निकासी मार्ग की मदद से सभी अधिकारी सुरक्षित बाहर निकल आए। हमले में राष्ट्रपति पेजेश्कियन के पैर में हल्की चोट आई, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इजरायल का यह सटीक और सुनियोजित हमला उसकी सैन्य रणनीति की ताकत को दर्शाता है, जबकि ईरान की तुरंत प्रतिक्रिया और आपातकालीन अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा ने तांडव मचाया है। एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू कारोबारी लालचंद सोहाग को हमलावरों ने कंक्रीट के स्लैब से बेरहमी से पीटा। हमलावर तब तक नहीं रुके जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए हमलावर उनके शव पर नाचते नजर आए। इस जघन्य अपराध ने पूरे बांग्लादेश में आक्रोश फैला दिया है। शनिवार को सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और अंतरिम सरकार पर भीड़ हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि इस मामले में अब तक
7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या के सिलसिले में रविवार को देशव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया गया। प्रथम आलोक की रिपोर्ट के अनुसार चौधरी ने कहा कि 9 जुलाई को मिटफोर्ड अस्पताल के पास लालचंद उर्फ सुहाग की नरसंग हत्या के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव से पहले स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, मिटफोर्ड में हुई यह हत्या अत्यंत दुखद और बर्बर है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। पुलिस की जासूसी शाखा ने शनिवार रात 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे गाजा और इजराइल को लेकर। गाजा पट्टी में रविवार को एक शरणार्थी शिविर में पानी भर रहे बच्चों पर इजरायली मिसाइल हमले में कई लोगों की जान चली गई। इस हमले में ज्यादातर बच्चे मारे गए। इजरायली सेना ने इसे तकनीकी खराबी का परिणाम बताया। उनका कहना है कि उनका निशाना कहीं और था और यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया। आपातकालीन सेवा अधिकारियों के अनुसार इस मिसाइली हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल थे और 17 अन्य घायल हो गए। गाजा में हाल के हफ्तों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। ईंधन की किल्लत के कारण सीवेज सिस्टम ठप हो गया है, जिससे लोग पानी के लिए सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर निर्भर हैं। इस कमी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने बताया कि रविवार को हुए इजरायली हमलों में कुल 43 लोग मारे गए। इनमें से 11 लोग गाजा शहर के एक बाजार पर हुए हमले में मारे गए, जबकि नुसेरात शरणार्थी शिविर के जल वितरण केंद्र पर ड्रोन हमले में 10 लोगों की जान चली गई। नुसेरात में एक घर के मलबे में दबने से कई लोग घायल हो गए। खालिद रयान ने बताया कि 2 बड़े विस्फोटों की आवाज से लोग दहशत में जाग उठे और उनके पड़ोसी व बच्चे मलबे में दब गए। ये घटना गाजा में जारी मानवीय संकट को और गंभीर बनाती है। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे भारत और चीन को लेकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में चीन की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति होन जेंग से मुलाकात की। इस मुलाकात में जयशंकर ने भारत चीन संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिर और सामान्य रिश्ते न केवल आपसी हित में है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने वैश्विक स्थिति की जटिलताओं का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और चीन के खुले विचारों का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। ये मुलाकात जयशंकर की 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में हुई, जब वे सिंगापुर से बीजिंग पहुंचे। अपने शुरुआती वक्तव्य में विदेश मंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। जयशंकर ने विश्वास जताया कि उनकी यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की सराहना की, जिसका भारत में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे लंदन से एक ऐसी खबर की, जिस खबर ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना को एक बार फिर से याद दिला दिया है। रविवार शाम 4 बजे लंदन साउथ एंड हवाई अड्डे पर एक छोटा व्यावसायिक जेट B200 सुपर किंग एयर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान नीदरलैंड के लेली स्टेट जा रहा था, लेकिन रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह हादसे का शिकार हो गया। मौजूद लोगों ने बताया कि यह जोरदार विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बारा उठा और आग का गोला दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य ने हवाई अड्डे पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैला दी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने लोग सवार थे। एसेक्स पुलिस ने बयान जारी कर कहा, हमें शाम 4 बजे से कुछ समय पहले 12 मीटर लंबे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली।
हम आपातकालीन सेवाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलेगी। स्थानीय सांसद डेविड बर्टन सैमसन ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से घटना स्थल से दूर रहने और आपातकालीन सेवाओं को काम करने देने की अपील की। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी जताई। ये हादसा न केवल हवाई अड्डे के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक दुखद घटना है। जांच शुरू हो चुकी है और लोग इस त्रासदी के कारण का पता लगने का इंतजार कर रहे हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तरुण दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।